हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉमर्स सुपर क्लासेस। सो भाई, आज हम क्या स्टार्ट करने वाले हैं? इकोनॉमिक्स का सेकंड जो है क्लास वो स्टार्ट करने वाले हैं। कौन सी क्लास? सेकंड क्लास। फर्स्ट क्लास थ्योरी एंड डिमांड पे जो है हमने स्टार्ट की थी। सो आज जो है अब कंटिन्यू जो है क्लास रहेगी डेली। तो आज सेकंड क्लास करने वाले हैं, जिसका जो टॉपिक है वो रहेगा लॉ ऑफ डिमांड। तो उससे पहले वही, जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, कॉमर्स सुपर क्लासेस। एंड जिसने वही टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है वो टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लो। जिसको डिस्क्रिप्शन में या लिंक नहीं मिल रहा है वो कमेंट में जो है मैं वहाँ पे मैंने डाल रखा है, आप स्क्रॉल करके देख लो, क्योंकि पिन नहीं हो रहा है मेरा जो वो है लिंक। सो आपको जिसको भी लिंक नहीं मिल रहा है आप दोबारा कमेंट करो, मैं आपका रिप्लाई दूंगी। कमेंट जो मैं लिंक मैं अपने आप सेंड कर दूंगी। बट जो है टेलीग्राम ग्रुप को सभी ज्वाइन करो, ताकि आपको क्लास का जो है पीडीएफ आपको मिल सके। और क्या है, आपको क्लास का पता चल सके कि कब कौन सी जो है क्लास होने वाली है या नहीं है, उसकी जो नोटिफिकेशन है आपको पता चल सके। सो भाई, जिसने जो है ज्वाइन नहीं किया है फटाफट जाके ज्वाइन करो, जिसने सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब करो। एंड आपके लिए इतनी मेहनत की जा रही है, लाइक करो, शेयर करो। और मेरे को ना आज जो भी क्लास देखेगा मेरे को हर एक का कमेंट जो है वो मिलना चाहिए कि क्या रिस्पॉन्स है, कौन क्या कर रहा है, सभी जो है कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, या ऐसे ही जो है टाइम पास कर रहे हैं। तो सभी का जो है कमेंट होना चाहिए। मेरे को कमेंट में बताना है कि किसका जो है कितनी क्लास क्या कंप्लीट होगी, कौन कर रहा है या नहीं कर रहा है डेली। तो भाई स्टार्ट करते हैं आज सेकंड क्लास लॉ ऑफ डिमांड। देखो भाई, लॉ ऑफ डिमांड में हम क्या क्या करने वाले हैं, एक्सेप्शंस, अजम्पशंस वगैरह हर एक चीज़ करने वाले लॉ ऑफ डिमांड की। सो इसमें जो है आपको क्या मिलेगा, एमसीक्यूज भी मैं प्रैक्टिस करवाऊंगी, प्लस डीप में कंसेप्ट। अगर इससे पहले आपने लॉ ऑफ डिमांड पढ़ा है और समझ नहीं आया है, तो ये क्लास देखने के बाद आपको जो है लॉ ऑफ डिमांड दोबारा पढ़ने की नीड नहीं होगी। बस क्या करना है आपको, नोटबुक लेके और ये जो है कंप्लीट क्लास आपको देखनी है। हर एक चीज़ जो जो मैं बताती जाऊंगी वो आप नोट करते जाना, और हर एक चीज़ जो है बिल्कुल जो है समझते जाना। एमसीक्यूज भी करेंगे इसी पे, प्लस डीप में कंसेप्ट, कुछ भी स्किप नहीं होने वाला है। बुक से भी मैंने और ज़्यादा एक्स्ट्रा चीज़ें उठाई हैं, जो जहाँ से जो भी चीज़ें पूछी जा सकती हैं। तो कुछ भी आपका यहाँ से बाहर कुछ भी नहीं आने वाला। जो जो मैं करवाती जा रही हूँ कंसेप्ट वाइज, टॉपिक वाइज और सिलेबस वाइज वहीं से आएगा। तो बिल्कुल भी आपको मिस नहीं करने हैं क्लास एक भी। तो लॉ ऑफ डिमांड क्या होता है भाई? देखो, लॉ ऑफ डिमांड में हमने जो है डिमांड में क्या पढ़ा था कि डिमांड जो होती है वो जो सेटिस्फाई करती है कंज्यूमर को, कि उसकी क्या वांट्स है, क्या उसकी नीड्स है। ठीक है, तो उसके लिए अब एक लॉ बनाया गया है। इस लॉ में बोला गया है कि और सारी चीज़ें जो हैं वो क्या रहेंगी, कांस्टेंट रहेंगी। किसको छोड़ के? प्राइस। अगर प्राइस इंक्रीज हो रहा है देन डिमांड भी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। दोनों के बीच में इनवर्स रिलेशन है, ये हमने किया था, इनवर्स रिलेशन है। यानी और सारी चीज़ें जो है कांस्टेंट रहेगी। और सारी चीज़ों में हम क्या इंक्लूड करेंगे, जितने भी फैक्टर्स हमने किए थे फर्स्ट क्लास में, डेटर्मिनेंट्स हमने किए थे, फैक्टर्स हमने किए थे, वो सारे क्या रहेंगे, कांस्टेंट रहेंगे। सिर्फ जो है क्या चेंज होने से क्या चेंज होगा, प्राइस के चेंज होने से डिमांड चेंज होगी। क्या है, दोनों के बीच में इनवर्स रिलेशन है। यानी इनवर्स रिलेशन मीन्स प्राइस इंक्रीज हो रहा है देन डिमांड क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है, सो ये चीज़ है। और इस जो लॉ ऑफ डिमांड में एक वर्ड यूज किया गया है, ये वाला वर्ड, सिटिरस पैरिबस, ये जो वर्ड यूज किया गया है इसका मतलब क्या होता है कि जो लॉ ऑफ डिमांड क्या कहता है कि इसमें जो है अदर्स जो चीज़ें होती ना वो सारी क्या रहेंगी, कांस्टेंट रहेंगी। कांस्टेंट यानी क्या बोलोगे, एक समान, सभी अन्य परिस्थितियाँ क्या रहेंगी, समान रहेंगी, एक जैसी कांस्टेंट रहेंगी, उनमें कोई भी चेंज नहीं होगा। सो लॉ ऑफ डिमांड भी क्या बोलता है कि और सारी चीज़ें जो है कांस्टेंट रहेंगी, सिर्फ चेंज किस में होगा, प्राइस चेंज होने से डिमांड में चेंज होगा। एंड अदर फैक्टर्स क्या रहेंगे, कांस्टेंट रहेंगे। अदर्स फैक्टर्स कौन कौन से थे, जैसे हमने किया था टेस्ट एंड प्रेफरेंस की थी, या प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स में हमने क्या क्या किए थे, सब्सटीट्यूट गुड्स और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स जो हमने किए थे। याद, अगर जिसने पहली क्लास देखी है ना भी, उस आपको हर एक चीज़ क्लियर होती आ जाएगी। जिसने पहली क्लास नहीं देखी है इकोनॉमिक्स की वो फर्स्ट क्लास देखो, देन इसको
जल्दी से ये बीच बीच में स्किप करके नहीं देखना है, बिल्कुल जो जैसे जैसे क्लास में करवा रही हूँ साथ के साथ उनको कंप्लीट करके चलो, फिर समझ में आएगा। ऐसे बीच बीच में समझोगे तो समझ में नहीं आएगा। तो ये है मतलब। सो इस शॉर्ट फॉर्म में आप क्या बोल दोगे, अगर प्राइस जो है डिक्रीज हो रहा है देन डिमांड क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। प्राइस अगर इंक्रीज हो रहा है देन डिमांड क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। तो दोनों के बीच में क्या रिलेशन किया भाई, अपोजिट रिलेशन है, यानी इनवर्स रिलेशन है। इनवर्स मीन्स उल्टा रिलेशन है। और क्या बोल सकते हो आप, नेगेटिव भी बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो, नेगेटिव रिलेशन भी बोल सकते हो। नेगेटिव भी बोल सकते हो, इनवर्स भी बोल सकते हो, अपोजिट भी बोल सकते हो। ये रिलेशन है, ठीक है। अब भाई क्या करने वाले, अब ये जो मैंने डेफिनेशन दी ना ऐसे उठा के नहीं दी है, एग्जाम में पूछा जा सकता है कि जो सबसे फेमस जो ऑथर है जिन्होंने डिमांड पे जो लॉ ऑफ डिमांड पे जो डेफिनेशन दी है वो किसने दी है, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तभी मैंने ये डेफिनेशन डाली है कि वो कौन से ऑथर है, यानी कौन है वो। एल्फ्रेड मार्शल जो है ये ऑथर है जिन्होंने क्या बोला है कि और चीज़ें रिमेनिंग सेम रहने पे क्या होगा, अगर प्राइस जो है हाई हो रहे हैं देन डिमांड क्या हो रही है, लो हो रही है, यानी डिक्रीज हो रही है। अगर प्राइस जो है डिक्रीज हो रहे हैं देन डिमांड क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। ठीक है ना, ये है ना भाई। सो ये चीज़ें बोली है, अदर्स थिंग्स रिमेनिंग सेम, और सारी चीज़ें समान रहने पर सिर्फ प्राइस के चेंज होने से डिमांड पे जो इफेक्ट पड़ रहा है वो क्या है भाई, लॉ ऑफ डिमांड। और ये मेन जो ऑथर है जिन्होंने ये चीज़ें बोली हैं वो कौन है, एल्फ्रेड मार्शल। याद रखना, ये मैं स्टार मार्क कर रही हूँ यहाँ पे, नोट कर लेना। ठीक है, अब हम डायग्राम में देखेंगे भाई, डायग्राम में कैसे क्या है। देखो एक ये टेबल भी, टेबल में देखो प्राइस क्या हो रहे हैं भाई, प्राइस हो रहे हैं डिक्रीज। पहले 10 था, 9 था, 8 था। जिस जैसे जैसे प्राइस डिक्रीज हो रहे हैं जो डिमांड है वो क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। 100 से 150 एंड 150 से 200 इंक्रीज हो रही है। मीन्स प्राइस के डिक्रीज होने से जो डिमांड है, जो क्वांटिटी हम खरीद रहे हैं वो क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। ठीक है, अब डायग्राम में देखो, डायग्राम में कैसे दिखा रखा है। प्राइस स्टार्टिंग में हाई थे, हाई थे प्राइस स्टार्टिंग में, तो डिमांड क्या थी भाई, लो थी। प्राइस क्या हुए, डिक्रीज हुए। प्राइस डिक्रीज हुए यानी चेंज हुआ प्राइस में, देन डिमांड क्या होगी भाई, इंक्रीज होगी, है ना। सो क्या है भाई, ये कौन सा रिलेशन है, ये इनवर्स रिलेशन है। एंड इस स्लोप को क्या बोल देंगे, स्लोप, डाउनवर्ड स्लोप। कौन सा स्लोप बोल देंगे भाई, डाउनवर्ड स्लोप बोल देंगे। और इसमें जो है कौन सा रिलेशन है, ये इनवर्स रिलेशन है। ठीक है, इनवर्स रिलेशन है। और क्या हो सकता है भाई, अब देखो यूटिलिटी, एक जो डेफिनेशन है इसमें, यूटिलिटी की जो डेफिनेशन है इसमें क्या है कि जैसे जैसे जो है, यूटिलिटी का मतलब होता है उपयोगिता। मतलब जो वांट सेटिस्फाई करने के लिए जो पावर होती है, जो गुड्स और सर्विस की जो पावर होती है वो क्या करती है, वांट्स को सेटिस्फाई करती है। और ये धीरे धीरे क्या होती है, कम होती चली जाती है। यानी हिंदी में बोलोगे तो क्षमता जो होती है गुड्स और वस्तु और सेवा की, जिससे जो है कंज्यूमर की आवश्यकता और जो इच्छा है वो क्या होती है, कंप्लीट होती है। उपयोगिता जो होती है कंप्लीट होती है। ठीक है, ये है भाई यूटिलिटी। और क्या हो सकता है, यूटिलिटी में एक एग्जांपल भी आप ले सकते हो यूटिलिटी में, कि स्टार्टिंग में तो भाई क्या होगा यूटिलिटी में, आप इसमें एग्जांपल लो, एग्जांपल से ज़्यादा क्लियर होगा। आपको अगर प्यास लगी है, ठीक है, आपको वाटर की नीड होगी, पानी की नीड होगी, आपको प्यास लगी है, तो आप क्या करोगे, उस पानी को आप पियोगे। पियोगे, एक गिलास आपने पानी पी लिया, ठीक है। तो फर्स्टली में जो उसकी जो है ना क्या होगी, यूटिलिटी क्या होगी, ज़्यादा होगी। फिर आपको थोड़ा अगर एक गिलास और पी रहे हो तो वो क्या होगी, आपकी जो मार्जिनल यूटिलिटी है ना, जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो क्या होती चली जाएगी, डिक्रीज होती चली जाएगी। यानी स्टार्टिंग में किसी भी चीज़ की जो उपयोगिता है, यूटिलिटी है, वो ज़्यादा होती है। देन धीरे धीरे जैसे जैसे सेटिस्फाई होती चली जाती है वो चीज़ें, वो जो यूटिलिटी है वो क्या होती चली जाती है, कम होती चली जाती है। इस पॉइंट को भी ये यूटिलिटी वाला याद रखना है आपको पॉइंट, कि इसमें जैसे जैसे हमारी जो है वांट सेटिस्फाई होती चली जाएंगी, आवश्यकता या इच्छा कंप्लीट होती चली जाएंगी, वैसे वैसे जो उपयोगिता यूटिलिटी वो क्या होती चली
जाएगी, कम होती चली जाएगी। फॉर एग्जांपल पानी का लिया है, 1 गिलास पानी पी लोगे तो उसी में आपकी जो है सेटिस्फाई हो जाओगे ना 1 गिलास पानी में। सेकंड गिलास अगर आप ले रहे हो तो आप मतलब आपको इतनी नीड नहीं है, तो आपकी जो यूटिलिटी है, सेटिस्फाइंग जो नीड्स है वो क्या होती चलेंगी, धीरे धीरे कम होती चली जाएंगी। तो ये है भाई लॉ ऑफ डिमांड। लॉ ऑफ डिमांड में एक यूटिलिटी वाला पॉइंट आया है जो ध्यान रखने वाली चीज़ है। और क्या पॉइंट आया है, मेन तो यही आया है। बाकी चीज़ क्या है, वो सिट्रस पैरिबस वाला है जिसमें और सारी चीज़ें जो है फैक्टर कांस्टेंट रहते हैं और चेंज सिर्फ किस में होता है, डिमांड और प्राइस में। अब की पॉइंट्स है कुछ याद रखने वाले हैं। इन्वर्स रिलेशन है लॉ ऑफ डिमांड में, क्या इन्वर्स रिलेशन है। दूसरा क्या है कि और जो है सिट्रस पैरिबस में क्या है, अन्य बातें स्थिर रहती है, यानी एक जैसी रहती है। सिर्फ जो चेंज होता है वो किस में चेंज होता है, प्राइस में चेंज होता है। और प्राइस चेंज हो रहा है देन डिमांड भी क्या हो रही है, चेंज हो रही है। यानी प्राइस इंक्रीज हो रहा है देन डिमांड क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। सो ये है भाई, ये याद रखना है। अगर ये पूछ लिया जाए सिट्रस पैरिबस जो है किस में आता है, सो ये लॉ ऑफ डिमांड में आता है। किस में आता है, लॉ ऑफ डिमांड में आता है। और इसमें जो है इसका मतलब क्या होता है कि और सारी चीज़ें जो है अदर्स फैक्टर्स क्या रहेंगे, कांस्टेंट रहेंगे। सिर्फ जो है चेंज किस में होगा, प्राइस के चेंज होने से डिमांड में चेंज होगा। ठीक है, ये पॉइंट हुआ भी क्लियर। उस नेक्स्ट चलते हैं। रैशनल कंज्यूमर्स क्या होता है, यानी तार्किक उपभोक्ता। इसमें माना जाता है कि जो कंज्यूमर है उसका जो एम होता है वो मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन लेना होता है, यानी संतोष, ज़्यादा से ज़्यादा संतोष प्राप्त करना होता है उसका मेन मोटिव। ये है भाई की पॉइंट्स। फिर क्या है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट में क्या है, मैंने जो जो अंडरलाइन किया है या जो ये से हाईलाइट किया है और जो मैं अब लिख रही हूँ, सिर्फ आपको उस पर ध्यान देना है। अगर किसी के पास एक्स्ट्रा टाइम है तो वो इसकी रीडिंग भी कर सकता है, बट मेन जो याद रखना है या जो लिखना है आपने नोट्स में वो मैंने लिख रखा है और अंडरलाइन कर रखा है। बाकी फालतू का कुछ आपको एक्स्ट्रा लिखने की नीड नहीं है। ठीक है, फिर अभी फोर्थ पॉइंट में इसमें बोला है जो ये गुड्स कंसीडर किए जाते हैं ना इसमें लॉ ऑफ डिमांड में, इसमें सिर्फ अप्लाई किए जाते हैं नॉर्मल गुड्स, यानी जो घटिया गुड्स होते हैं वो इसमें इंक्लूड नहीं किए जाते। यानी गिफिन गुड्स वगैरह जो होते हैं वो इसमें जो है इंक्लूड नहीं किए जाते और बैबलन गुड्स जो है इसमें इंक्लूड नहीं किए जाते। सिर्फ जो इसमें इंक्लूड होते हैं कौन से गुड्स होते हैं, सामान्य। ठीक है, कौन से नॉर्मल गुड्स जो है इसमें वो इंक्लूड होते हैं। और जो गुड्स इसमें गिफिन हुआ या कौन सा बैबलन गुड्स हुआ ये इसमें इंक्लूड नहीं होंगे। गिफिन गुड्स कौन से होते हैं, जो घटिया गुड्स होते हैं। और बैबलन गुड्स कौन से होते हैं, जिनके जो है प्राइस ज़्यादा होते हैं तो इनकी जो है डिमांड भी ज़्यादा होती है। फॉर एग्जाम्पल जैसे डायमंड वगैरह होगा, ये सारी चीज़ें। ठीक है, सो ये कंसीडर नहीं की जाती, तो बिल्कुल लोअर क्वालिटी में आ गए, बिल्कुल लोअर में। और ये कौन सी, बिल्कुल हाइयर क्वालिटी में। ठीक है, डायमंड से आप याद रख सकते हो, डायमंड से याद रख सकते हो आप। ठीक है, फिर करते हैं भाई नेक्स्ट, अजम्पशंस क्या है लॉ ऑफ डिमांड की। अजम्पशंस क्या है लॉ ऑफ डिमांड की, कि फर्स्ट अजम्पशंस है, फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें जो दे रखा है कि सिट्रस पैरिबस क्या होता है, यानी इसमें जो है सिर्फ चेंज होना है, किस चीज़ का चेंज होना है, प्राइस का चेंज होता है। किससे चेंज होने से, डिमांड या उससे। बट अदर जो फैक्टर्स होते हैं यानी टेस्ट एंड प्रेफरेंस, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, जिसमें सब्सटीट्यूट गुड्स वगैरह ये सारी चीज़ें आती है, वो सारी चीज़ें क्या रहेंगी, कांस्टेंट रहेंगी। ठीक है, सो फर्स्ट क्या अभी कांस्टेंट रहने वाली चीज़ कौन सी है, इनकम। इसमें बोला है कि कंज्यूमर की इनकम रिमेन कांस्टेंट, कंज्यूमर की इनकम में कोई चेंज नहीं होना है। सो ये अजम्पशंस है, ये मान्यताएं हैं लॉ ऑफ डिमांड में, ये फैक्टर्स जो है कांस्टेंट रहेंगे। फिर क्या है भाई, कंज्यूमर का जो टेस्ट एंड प्रेफरेंस है वो भी क्या रहेगा, रिमेन क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। वो उसमें भी कोई चेंज नहीं होने वाला। यानी फैशन, टेस्ट एंड प्रेफरेंस में आप किस चीज़ को इंक्लूड कर लोगे, फैशन को इंक्लूड कर लोगे, ट्रेंड्स को, हैबिट वगैरह जो आपकी है उनको इंक्लूड करोगे। ठीक है, फिर अब प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स में जिसमें कांस्टेंट रहेंगी ये चीज़ें मैंने बताया ना, सब्सटीट्यूट गुड्स और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। कौन से गुड्स हैं, इनमें कोई भी चेंज नहीं होगा। सब्सटीट्यूट गुड्स मैंने कौन से गुड्स बताए थे, जिसमें टी एंड कॉफ़ी का मैंने एग्जाम्पल दिया था, किसका, टी एंड कॉफ़ी का। टी एंड कॉफ़ी का, यानी कॉफ़ी के प्राइस अगर इंक्रीज हो रहे हैं देन किसकी डिमांड जो है इंक्रीज हो रही है, टी की। यानी दोनों के बीच में कौन सा रिलेशन था भाई, दोनों के बीच में पॉजिटिव रिलेशन था। कॉम्प्लीमेंट्री में क्या है, अगर एक के प्राइस इंक्रीज हो रहे हैं दूसरे की डिमांड जो है क्या हो जाएगी, इसमें कम हो जाएगी। इनमें कौन सा रिलेशन है, नेगेटिव रिलेशन है। यानी पेट्रोल के प्राइस जो है किसके, पेट्रोल के प्राइस इंक्रीज हो रहे हैं देन किसकी डिमांड कम हो जाएगी, कार की डिमांड।
ठीक है। सो ये है भाई, तो ये कांस्टेंट रहेंगे लॉ ऑफ डिमांड में, इनमें कोई चेंज नहीं होने वाला है। और लॉ ऑफ डिमांड किस में जो है फॉलो नहीं होने वाला, अप्लाई किस में नहीं होगा, गिफिन गुड्स में और वेबलन गुड्स में। गिफिन घटिया गुड्स, वेबलन बिल्कुल हाई क्वालिटी गुड्स यानी डायमंड वगैरह ये सब। हुए भाई क्लियर पॉइंट्स। ये जो बुक ये पॉइंट है ना, बुक्स में इतने दे भी नहीं रखे मैंने, बहुत सारे जो है एक्स्ट्रा चीज़ें डाली है इसमें, ताकि आपकी हर एक चीज़ क्लियर हो, कुछ भी आपका स्किप ना हो। बुक में 2-3 पॉइंट डाल दिए कि टेस्ट एंड प्रेफरेंस हुआ, बस 2-3 फैक्टर दिखा दिए और कुछ नहीं, पहले इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ रखी सो वो तो क्या करेंगे कि 2-3 अच्छा ये फैक्टर है और सारे फैक्टर आगे वो उनको इंक्लूड कर देंगे कि वो तो चेंज होते हैं। तो भाई ऐसा नहीं है, हर एक जो फैक्टर मैंने सब कुछ डाला इस वीडियो में, यहाँ से आपका कुछ भी मिस्टेक नहीं होने वाला है। सो और क्या भी, वेदर एंड क्लाइमेट में नो चेंज, इसमें सीजनल गुड्स वगैरह हैं उनमें भी चेंज जो है नहीं होना है, जिससे जो है सीजन में जो है वो चेंज होगा, देन डिमांड भी ऑटोमेटिकली क्या होगी, चेंज होगी, बट वो भी क्या रखना है, नो चेंज। पॉपुलेशन साइज एंड कंपोजिशन रिमेन, वो भी क्या रहनी है, कांस्टेंट, यानी नो सडन चेंज इन द नंबर एंड टाइप्स ऑफ कंज्यूमर। इसमें अगर पॉपुलेशन का साइज कंपोजिशन चेंज हो रही है तो इसमें चेंज होगा, इसमें चेंज होगा कंज्यूमर्स के नंबर्स ऑफ टाइप्स में, तो ये भी क्या है भाई, नो चेंज है, फैक्टर्स हैं ये। और ये इसमें भी कोई एक्सपेक्टेड नहीं रखना चेंज इन फ्यूचर, ये भी क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। और ना कोई सब्सटीट्यूट गुड्स में वो रखना कि अल्टरनेटिव में दूसरा मिल जाएगा कम प्राइस पे। अब जो मेन इंपॉर्टेंट वाली चीज़ आती है ना, वो क्या आती है भाई, कि रीज़न है कि वाई डिमांड कर्व स्लोप्स डाउनवर्ड, कि मांग वक्र नीचे की ओर ढलान करने के कारण, मतलब कौन कौन से कारण है जिनसे जो है डिमांड का जो कर्व होता है भाई वो कैसा होता है, डाउनवर्ड होता है। डाउनवर्ड कैसे होता है, ये है, ये ऐसे होता है, कैसे, फर्स्ट है भाई सब्सटीट्यूशन इफेक्ट, यानी प्रतिस्थापन प्रभाव। प्रतिस्थापन प्रभाव में क्या है भाई, हमने क्या पढ़ा था सब्सटीट्यूशन इफेक्ट में, कि जैसे प्राइस इंक्रीज होंगे कॉफ़ी के, देन क्या हो जाएगी, टी की डिमांड क्या हो जाएगी भाई, ज़्यादा हो जाएगी। अगर प्राइस डिक्रीज होंगे तो डिक्रीज हो जाएगी। सो दोनों के बीच में कौन सा रिलेशन था भाई, पॉजिटिव रिलेशन था। कौन सा रिलेशन था, पॉजिटिव रिलेशन था, किसके बीच में, सब्सटीट्यूशन इफेक्ट के बीच में। तो इसमें देखो प्राइस इंक्रीज हो रहा है, डिमांड क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, यानी इससे जो स्लोप क्या हो रहा है भाई, डाउनवर्ड स्लोप हो रहा है, इंक्रीज हो रही है, जिसमें डिमांड क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, वो शो करना है, ना कि डिक्रीज वाला। फिर है इनकम इफेक्ट। इनकम इफेक्ट का मैंने बताया था, इनकम इफेक्ट से भी जो है आपका कर्व जो है डाउनवर्ड होगा, यानी प्राइस इतने हैं तो ये होगा, प्राइस जो है कम होगे तो डिमांड भी ज़्यादा हो जाएगी, ये है, तो डाउनवर्ड है ये। तो इसमें क्या है भाई, इनकम का, अगर इनकम आपकी ज़्यादा हो रही है मीन्स परचेजिंग पावर ज़्यादा हो रही है, आप ज़्यादा खरीद पाओगे, ज़्यादा खरीद पाओगे मीन्स ज़्यादा डिमांड करोगे, जिससे जो है कर्व वो क्या होगा, डाउनवर्ड होगा। मीन्स रियल इनकम इंक्रीज होने से आपकी खरीदने की जो कैपेसिटी है वो क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। सो ये भी क्या है, एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है किसमें, इनकम इफेक्ट यानी आय का प्रभाव। पहला क्या किया था, सब्सटीट्यूशन इफेक्ट, ठीक है। दूसरा क्या किया है, इनकम इफेक्ट। वो पूछ लेंगे कि कौन से इफेक्टों से जो है डिमांड कर्व डाउनवर्ड होगा। तो आपको अगर याद है कि इनकम इफेक्ट, सब्सटीट्यूशन इफेक्ट आपको याद है तो आप फटाफट उसमें से नोट वाला निकाल दोगे, अगर आपको याद ही नहीं है तो आप कैसे निकालोगे, ठीक है। सो और थर्ड पॉइंट है भाई, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी क्या होता है, इसमें जैसे जैसे जो है आपको सेटिस्फैक्शन होता रहेगा, उससे जो है आपकी जो है ईच एडिशनल यूनिट ऑफ गुड्स की क्या होती जाएगी, डिक्रीज होती जाएगी। यानी जितनी आप जो है यूनिट कंज्यूम करते जाओगे उतना ही आपका जो सेटिस्फैक्शन है वो क्या होता चला जाएगा, कम होता चला जाएगा। यानी कोई भी आप यूनिट्स जो है वो कंज्यूम कर रहे हो, वो यूनिट जो है आप कंज्यूम कर रहे हो तो आपकी जो है सेटिस्फैक्शन है वो क्या होता चला जाएगा, कम होता चला जाएगा। फिर दूसरी यूनिट कंज्यूम कर रहे हो सो और कम होता जा रहा है सेटिस्फैक्शन। तो जितनी ज़्यादा एडिशनल यूनिट जो है आप कंज्यूम कर रहे हो, आपका जो सेटिस्फैक्शन है उतना ही कम होता जा रहा है। सो ये है भाई लॉ ऑफ डिमांड, यानी इसमें अगर प्राइस ज़्यादा है तो मार्जिनल यूटिलिटी क्या होगी भाई, कम होगी। मार्जिनल यूटिलिटी कम होगी मीन्स डिमांड भी कम होगी, मीन्स प्राइस ज़्यादा है किससे, मार्जिनल यूटिलिटी से। मार्जिनल यूटिलिटी तो कम है बट प्राइस ज़्यादा है, फिर क्या है, यानी डिमांड भी कम है। पर जैसे जैसे प्राइस डिक्रीज हुआ, मार्जिनल यूटिलिटी तो भाई आपका सेटिस्फैक्शन तो कम ही होता जाएगा। सेटिस्फैक्शन है, कोई भी आप एडिशनल चीज़ खरीदते जाओगे आपका सेटिस्फैक्शन तो ऑटोमेटिकली कम होता चला जाएगा। बट जो डिमांड है प्राइस के कम होने से वो इंक्रीज हो जाएगी, मीन्स जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो तो डिक्रीज हो रही है बट
प्राइस भी डिक्रीज हो रहे हैं, जिससे क्या हो रहा है भाई, कंज्यूमर को एक मोटिवेशन मिल रहा है कि वो और ज़्यादा उन चीज़ों को खरीद रहा है। अब कोई भी प्रोडक्ट है, आप सेटिस्फाई हो चुके हो, आप उन्हें एक बार खरीद चुके हो, बट वो प्रोडक्ट आपको कम प्राइस में मिल रहा है, तो आप क्या सोचोगे, आप भले ही सेटिस्फाई हो, आप कम प्राइस को देख के क्या करोगे, फटाफट और खरीदोगे और खरीदोगे, ताकि फिर बाद में काम आ जाए। ठीक है ना। तो यही है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, कि जितना ज़्यादा आप एडिशनल यूनिट कंज्यूम करते जाओगे, उतना जो है आपका सेटिस्फैक्शन क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। ठीक है। फिर करते हैं नेक्स्ट पॉइंट। कुछ भी आपको नोट डाउन नहीं करना, सिर्फ ये आपको ध्यान रखनी है, ये कीवर्ड्स, इनसे ही आपको क्लियर हो जाएंगे कि अगर प्राइस ज़्यादा है मीन्स मार्जिनल यूटिलिटी तो कम है, मीन्स आपका सेटिस्फैक्शन तो कम होता जा रहा है। आप यहाँ पे मार्जिनल यूटिलिटी को सेटिस्फैक्शन से लगाओ ताकि आपको याद रहे। मीन्स प्राइस इंक्रीज हो रहे हैं, आपका सेटिस्फैक्शन तो डिक्रीज है, बट डिमांड भी क्या है, डिक्रीज ही होगी क्योंकि प्राइस ज़्यादा है, बट आपका सेटिस्फैक्शन एडिशनल यूनिट से कंज्यूम करोगे वो तो कम ही रहेगा, बट प्राइस कम होने से डिमांड ज़्यादा हो जाएगी, ये क्योंकि आप मोटिवेट हो जाओगे, आप और ज़्यादा खरीदोगे प्राइस कम होने से। ये है भाई लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, यानी हिंदी में बोलेंगे इसको सीमांत उपयोगिता में कमी का नियम। क्या है, सीमांत उपयोगिता में कमी का नियम। ठीक है। फिर करते भाई और कौन सा फैक्टर है जिससे जो है डाउनवर्ड स्लोप होता है डिमांड का, न्यू कंज्यूमर एंटर द मार्केट। देखो भाई, अब कोई सुन रहा है कि मार्केट में ना उस चीज़ के जो है प्राइस जो है कम हो गए हैं, सो और कंज्यूमर को पता चल रहा है कि उस मार्केट में इतने ज़्यादा कम प्राइस है चीज़ों के और हम यहाँ पे लूट रहे हैं चीज़ों में, तो वो क्या करेंगे, भागे भागे उस मार्केट में जाएंगे कि भाई हम भी कम प्राइस पे खरीदेंगे, है ना। पूछते हैं वो कि भाई तुम ये चीज़ वहाँ से कितने की लेके आए, तुम ये चीज़ वहाँ से कितने की लेके आए। सो क्या है भाई, वो यही तो देखते हैं कंज्यूमर। सो अगर प्राइस कम है इस मार्केट में, सो न्यू एंट्री हो जाती है अदर्स कंज्यूमर की। इससे क्या होती है भाई, न्यू एंट्री होगी तो डिमांड क्या हो जाएगी, वो भी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। सो डाउनवर्ड स्लोप, डिमांड ज़्यादा है तो डाउनवर्ड स्लोप। फिर आ जाते हैं नेक्स्ट, डिफरेंट यूजेस ऑफ द कमोडिटी। कोई भी चीज़ है उसका अगर हम डिफरेंट अलग अलग यूज़ कर रहे हैं, मीन्स कब यूज़ कर रहे हैं, उसका प्राइस कम है तभी तो ज़्यादा यूज़ करेंगे उसका। ये तो है नहीं प्राइस ज़्यादा है तो उसका कि हम उसके अलग अलग डिफरेंट यूज़ करेंगे, नहीं करेंगे। फॉर एग्जांपल मिल्क है, हम मिल्क का एग्जांपल लेंगे। मिल्क है, अब भाई मिल्क जो है 100 kg हो गया, इतना ही कॉस्ट उसकी इंक्रीज होगी, तो भाई क्या करेंगे, जो बिल्कुल मिडिल क्लास है वो तो क्या करेंगे, सिर्फ चाय के लिए ही परचेज करेंगे, लेंगे दूध। ठीक है। बट ओवरऑल देखेंगे हम तो जो है इसका जो यूज़ है वो क्या कर देंगे, कम कर देंगे, सिर्फ जो है कम इसका डिफरेंट यूज़ करेंगे। अगर इसकी कॉस्ट 50 होगी, सो इसका किस किस चीज़ के लिए यूज़ करेंगे, बटर बनाने के लिए, जो है मक्खन वगैरह, जो है लस्सी बनाने के लिए, खीर, मतलब डिफरेंट पनीर बनाने के लिए डिफरेंट डिफरेंट यूज़ करने के लिए परचेज करेंगे। बट इसके प्राइस ही इतने हाई हो गए, फिर तो भाई कोई तो खरीदेगा ही नहीं, बिल्कुल ही डिमांड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है ना। सो इसमें क्या है भाई, डिफरेंट यूज़ का मतलब है पॉजिटिव में लेना है कि डिफरेंट यूज़ का मीन्स अलग अलग जितने ज़्यादा यूज़ करेंगे मीन्स उस प्रोडक्ट के प्राइस क्या हो रहे हैं, कम हो रहे हैं। प्राइस कम हो रहे हैं मीन्स हम डिफरेंट यूज़ कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा यूज़ करेंगे, यानी 50 हो गए तो बहुत ज़्यादा यूज़ करेंगे। इलेक्ट्रिसिटी का लिया है कि लाइटनिंग में, हीटिंग में, कुकिंग में बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं मीन्स उसके प्राइस कम है, प्राइस कम है डिमांड ज़्यादा हो रही है, तो डाउनवर्ड स्लोप है। बस। सो ये थे भैया आपके कि डिमांड कर्व डाउनवर्ड क्यों है। अब आ जाती है एक्सेप्शंस टू द लॉ ऑफ डिमांड। लॉ ऑफ डिमांड के अपोजिट, लॉ ऑफ डिमांड ने भाई क्या बोला है कि जैसे जैसे प्राइस इंक्रीज होगा डिमांड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, और अदर चीज़ें क्या रहेंगी, कांस्टेंट रहेंगी। बट एक्सेप्शंस आ गया मीन्स ये जो है फॉलो नहीं किया जा रहा, किस चीज़ में नहीं किया जा रहा वो हम फर्स्ट पॉइंट देखते हैं। फर्स्ट में देखो गिफ इन गुड्स, गिफ इन गुड्स कौन से है भाई, घटिया जो गुड्स होते हैं ना वो गुड्स हैं ये। इनमें क्या है, गिफ इन गुड्स में क्या है कि इनकी जो डिमांड है, प्राइस इंक्रीज हो रहा है तो इनकी डिमांड क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। क्यों, क्योंकि भाई नॉर्मल गुड्स के प्राइस इंक्रीज हो रहे हैं, सभी क्या करेंगे, इन चीज़ों को खरीदने के लिए भागेंगे। जो वैसे नॉर्मल गरीब वर्ग हैं वो क्या करेंगे, वो तो जिन उनका प्राइस इंक्रीज हो रहा है वो तो खरीदेंगे नहीं, वो इंफीरियर गुड्स को खरीदेंगे, यानी ये दे रखा है इसमें मोटे चावल बाजरा वगैरह, वो इन चीज़ों को खरीदेंगे, गेहूं की जगह भी। यानी गेहूं के प्राइस जो इंक्रीज हो गए, देन किसकी डिमांड ज़्यादा करेंगे, वो
बाजरा वगैरह इनकी डिमांड ज़्यादा करेंगे। सो क्या है भाई, एक एक्सेप्शन है लॉ ऑफ डिमांड में, क्योंकि इसमें प्राइस के चेंज होने से डिमांड जो है कम नहीं हो रही। किस चीज़ की कम नहीं हो रही? गिफिन गुड्स की, नॉर्मल गुड्स की नहीं। नॉर्मल गुड्स की तो कम हो जाएगी, बात हो रही है गिफिन गुड्स की। ये गिफिन गुड्स एक्सेप्शन पॉइंट है लॉ ऑफ डिमांड में, याद रखना है। गिफिन गुड्स क्या है? ये बिल्कुल अपोजिट है लॉ ऑफ डिमांड से। तो यही बोल रखा है कि भाई जो गरीब होते हैं वो क्या, प्राइस के इंक्रीज होने से जो है किस चीज़ की डिमांड ज़्यादा कर देते हैं? इंफीरियर गुड्स की। ठीक है, तो ये है एक्सेप्शन। फिर है वेबलन गुड्स आ गया ना, और क्या आ गया? प्रेस्टाइज। ये गुड्स वो होते हैं जिनके प्राइस ज़्यादा होने से और ज़्यादा डिजायरेबल, और ज़्यादा वो है, डिमांड बढ़ जाती है। और इस इफेक्ट को क्या बोलेंगे भाई? स्नॉब इफेक्ट। याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पूछ लेंगे कि स्नॉब इफेक्ट कौन सा इफेक्ट होता है। यानी जितना ज़्यादा प्राइस इंक्रीज होगा उतनी डिमांड ज़्यादा होगी। ठीक है, यानी कोई भी जो है शोहरत वगैरह वाली जो चीज़ें होती हैं, जिनका स्टेटस बिल्कुल हाई, लग्जरियस गुड्स जो होते हैं, जैसे डायमंड हुआ, डिज़ाइनर बैग्स हुआ, लग्जरी कार्स वगैरह होगी, अगर जितना ज़्यादा प्राइस इनका इंक्रीज होगा ना, तो उनके माइंड में क्या होगा कि भाई प्राइस ज़्यादा है तो ये चीज़ ज़्यादा है अच्छी, तो उन्हीं की डिमांड क्या करेंगे? वो ज़्यादा करेंगे। सो हो गया ना अपोजिट लॉ ऑफ डिमांड से। प्राइस इंक्रीज होने से लॉ ऑफ डिमांड में तो डिमांड इंक्रीज होती है, बट वेबलन गुड्स में भी कौन सी हो रही है? इंक्रीज हो रही है। 2 पॉइंट्स आए अभी तक। गिफिन गुड्स में भी इंक्रीज हो रही है डिमांड प्राइस के इंक्रीज होने से, वेबलन गुड्स में जो है डिमांड है वो क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है प्राइस इंक्रीज होने से। अब थर्ड है फ्यूचर प्राइस एक्सपेक्टेशन। क्या है फ्यूचर प्राइस एक्सपेक्टेशन? फ्यूचर प्राइस देखो, अब भाई किन्होंने ये चीज़ सोचा कि फ्यूचर में भाई कोई भी अब गोल्ड का लगा लो। ठीक है, अब सोच रहे हैं कि गोल्ड के प्राइस जो है ना भाई अब भी ज़्यादा है। कितना है? 1 लाख लगा लो, अब भी ज़्यादा है गोल्ड का प्राइस। ठीक है, सो अब सोच रहे हैं कि हम अब भी ज़्यादा खरीद ले, ताकि फ्यूचर में उसके जो प्राइस है और ज़्यादा इंक्रीज होने वाले हैं, है ना। तो अब भी प्राइस ज़्यादा है, बट फिर भी डिमांड ज़्यादा कर रहे हैं, ज़्यादा कर रहे हैं, क्योंकि ये पता है कि फ्यूचर में इसकी जो है प्राइस और ज़्यादा क्या होने वाले हैं? एक्सपेक्ट मोर प्राइस इन फ्यूचर। फ्यूचर में और ज़्यादा जो है इनके प्राइस होने वाले, यानी भविष्य के मूल्य की अपेक्षा की जाती है कि भविष्य में जो दाम है और ज़्यादा बढ़ेंगे। सो अब बेशक ही प्राइस ज़्यादा है, तो अब भी डिमांड क्या करेंगे? वो ज़्यादा करेंगे। सो ये क्या है भाई? ये भी एक्सेप्शंस वाला पॉइंट है किसका? लॉ ऑफ डिमांड का। अब ये पॉइंट मैंने सारे जो है कुछ एक्स्ट्रा डाल रखे हैं, क्योंकि यहाँ से पूछे जा सकते हैं, बुक्स में इतना एक्स्ट्रा नहीं दे रखा। फिर है स्पेकुलेटिव परचेजेस। स्पेकुलेटिव परचेज मीन्स सट्टा टाइप जो होते हैं ये। शेयर प्राइस के जो है प्राइस जितने ज़्यादा इंक्रीज होंगे उनकी डिमांड उतनी ज़्यादा होगी। किसकी? शेयर प्राइस की। तो ये याद रखने वाली चीज़ है। शेयर प्राइस के प्राइस ज़्यादा होंगे, स्पेकुलेटिव परचेजेज यानी सट्टेबाजी वाली चीज़ें, प्राइस ज़्यादा है तो उनकी डिमांड भी क्या हो जाएगी? ज़्यादा हो जाएगी। अब लास्ट, लास्ट नहीं है, इग्नोरेंस इफेक्ट। इग्नोरेंस इफेक्ट का मतलब क्या होता है? अब जो है कुछ के माइंड में ये चीज़ें फिट हो जाती हैं कि भाई जिनकी कॉस्ट ज़्यादा होती ना वही चीज़ें बेस्ट होती हैं, और जिनका प्राइस कम होता है वो अच्छी नहीं होती। तो वो उन चीज़ों का कितना भी प्राइस ज़्यादा हो, उनकी जो है वही उनकी डिमांड ही ज़्यादा करते हैं जिनका प्राइस ज़्यादा होता है, और चीज़ों को क्या कर देते हैं? वो इग्नोर कर देते हैं। किनको? जिनके प्राइस कम होते हैं। सो इनमें क्या है, प्राइस ज़्यादा होते हैं तो ही डिमांड ज़्यादा करते हैं, क्योंकि इनको इनके दिमाग में ये चीज़ें बैठी हुई है कि प्राइस जिनके ज़्यादा है उन्हीं की बेटर क्वालिटी है। ठीक है, सो ये वाला पॉइंट है। फिर है भाई नेसेसरीज। इसमें क्या है, कोई भी ज़रूरी चीज़ है उनकी जो है डिमांड हमेशा क्या रहती है? सेम रहती है। उनके प्राइस अप एंड डाउन कुछ भी चलता रहो, प्राइस ज़्यादा रहो, डिमांड क्या रहती है? भाई ज़्यादा ही रहती है। अब नमक, मेडिसिन्स वगैरह भी कितने ही प्राइस इनके इंक्रीज हो जाए, डिमांड हमेशा क्या रहेगी? इंक्रीज ही रहेगी। ठीक है, फिर है कॉन्स्पीसियस नेसेसिटीज, यानी आदत या सामाजिक आवश्यकता की वस्तुएं। इनमें क्या होता है भाई, जिनको जो चीज़ें सेवन करने की आदत लग गई तो लग गई, अब उनके प्राइस इंक्रीज हो, उन पर टैक्स लगे, चाहे कुछ भी हो, वो उन आदत को छोड़ने वाले नहीं हैं। वो फिर भी उन चीज़ों को खरीदेंगे चाहे प्राइस कितने भी अप हो जाएं। सो ये कौन सी गुड्स हैं? कॉन्स्पीसियस नेसेसिटीज यानी हैबिट वाली चीज़ें हैं, यानी आदत वाली चीज़ें हैं। इनका प्राइस कितना भी इंक्रीज हो, ये डिमांड जो है अपनी इंक्रीज ही रखेंगे, ये कम नहीं करने वाले, चाहे टैक्स लगाओ पे कुछ भी करो। ठीक है,
तो भाई लॉ ऑफ डिमांड जो है कंप्लीट होता है हमारा, जिसमें हमने एक्सेप्शंस की हैं, अजम्पशन की हैं, और जो है वाई डिमांड का डाउनवर्ड स्लोप ये किया है, और डायग्राम हर एक चीज़ देखो कितना सारा हमने कवर किया। अब इनके बेस पे हम एमसीक्यूज देखेंगे कि फर्स्ट एमसीक्यूज क्या है भाई। द लॉ ऑफ डिमांड शोज द रिलेशनशिप बिटवीन, किस चीज़ के बीच में रिलेशन बताता है मांग का नियम, किस में बताता है, प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांड। किसमें, प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांड में सप्लाई का तो कोई रोल है ही नहीं, दोनों क्वांटिटी और डिमांडेड का भी रोल नहीं है, इनकम का भी कोई रोल नहीं है, किसके बीच में रिलेशन बताता है भी, प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड के बीच में। नेक्स्ट आ जाओ, अजम्पशन वाला पॉइंट आ गया। अगर ऊपर आपने अजम्पशंस ध्यान से पढ़ी होंगी तो अब करो इस वाले क्वेश्चन को, कि कौन सी अजम्पशन नहीं है लॉ ऑफ डिमांड की। भाई इनकम भी कांस्टेंट रहती है, साइज भी जो है नहीं बता रखा है इसमें, प्राइस रिलेटेड गुड्स के भी कांस्टेंट रहते हैं, टेस्ट एंड प्रेफरेंस भी कांस्टेंट रहती है, बट इसमें देखो पॉपुलेशन का साइज चेंजेस रैपिडली नहीं भाई, कंपोजिशन हुआ, ये सारी चीजें ये भी कांस्टेंट रहती है, यानी जनसंख्या आकार में तेजी, मतलब ये वाला जो है अजम्पशन नहीं है किस चीज का, लॉ ऑफ डिमांड का। तो ये वाला हो जाएगा आपका आंसर, क्योंकि नोट वाला पूछा है इन्होंने। फिर है द डिमांड कर्व फॉर अ नॉर्मल गुड्स स्लोप, यानी जो डिमांड कर्व है नॉर्मल गुड्स का जो स्लोप है वो कैसा होता है भाई, कैसा होता है नॉर्मल गुड्स का। अपवर्ड तो होता नहीं, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल भी नहीं होता, डाउनवर्ड स्लोप होता है नॉर्मल गुड्स का डिमांड कर्व स्लोप, लेफ्ट टू राइट। ये याद रखना है, ये वाला पॉइंट्स बिल्कुल ऊपर भी कितनी बार बताया है। फिर है विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्लेन द डाउनवर्ड स्लोप ऑफ द डिमांड कर्व। डाउनवर्ड स्लोप मतलब कि डिमांड का इंक्रीज होना, बताओ किस चीज में, प्राइस इंक्रीज हो रहे हैं सब्सटीट्यूशन में, यानी कॉफी के प्राइस इंक्रीज, देन डिमांड भी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, तो कौन सा स्लोप बन रहा है, डाउनवर्ड स्लोप। इनकम इंक्रीज, देन डिमांड भी इंक्रीज, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, यही तो पॉइंट आए थे भाई डाउनवर्ड स्लोप वाले, कि वाई डिमांड का डाउनवर्ड स्लोप, मार्जिनल यूटिलिटी वाला भी, कि प्राइस कम, मार्जिनल यूटिलिटी भी कम, बट डिमांड इंक्रीज हो रही है क्योंकि कंज्यूमर क्या हो रहे हैं, मोटिवेट हो रहे हैं प्राइस की डिक्रीज होने से। तो क्या है भाई, तीनों जो है लॉ ऑफ डिमांड है कि जो है वाई डिमांड कर डाउनवर्ड स्लोप, तीनों ही है। फिर अब विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एक्सेप्शन टू द लॉ ऑफ डिमांड, एक्सेप्शन कौन से आगे भाई, नॉर्मल गुड्स का तो नहीं आएगा ना, नॉर्मल गुड्स का थोड़ी आएगा कि प्राइस इंक्रीज हो रहे तो इसकी डिमांड इंक्रीज हो रही है, नहीं। गिफिन क्या होगा कि नॉर्मल गुड्स के प्राइस अगर इंक्रीज हो रहे हैं तो गिफिन की डिमांड ज़्यादा कर देंगे, सस्ती चीज़ों की, बाजरा वगैरह ये सब चीज़ों की, जो नॉर्मल आदमी है वो। उसके बाद क्या है भाई, आगे ना ये वाला, लेटिन टर्म्स सिटरस पैरिबस इन द कंटेक्स्ट ऑफ लॉ ऑफ डिमांड मीन्स, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, डिमांड अनलिमिटेड है, या रिमेनिंग कांस्टेंट है, या प्राइस चेंजेस रैपिडली है, या सप्लाई इंक्रीज ऑटोमेटिकली है। अगर ऊपर आपने ध्यान से पढ़ा होगा मैंने जो बताया है, अगर वो चीज़ें आपके माइंड में हैं तो इसकी जो डिमांड है वो क्या होगी भाई, कांस्टेंट रहेगी। अदर थिंग्स क्या रहेंगी, कांस्टेंट रहेगी, कितनी बार बताया ऊपर। फिर करो नेक्स्ट क्वेश्चन, वो गिव द मोस्ट पॉपुलर डेफिनेशन, आ गया ना लॉ ऑफ डिमांड की मोस्ट पॉपुलर डेफिनेशन किसने दिया है, एल्फ्रेड मार्शल ने दी है। किसने, ये मैंने इसलिए डाले भैया एमसीक्यूज ताकि आपको इंपॉर्टेंट चीज थोड़ा माइंड में रहे। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, एल्फ्रेड मार्शल हो जाएगा। फिर है एट्थ क्वेश्चन, इफ द प्राइस ऑफ अ कमोडिटी, इफ द प्राइस ऑफ अ कमोडिटी फॉल देन क्वांटिटी डिमांडेड क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, बस क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, बी पॉइंट। फिर है विच ऑफ द फॉलोइंग गुड्स विल लाइकली हैव एन अपवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व। अपवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व किस में होता है, टी हुआ, राइस हुआ, डायमंड हुआ, ब्रेड हुआ, तो किस में होगा भाई अपवर्ड स्लोप, प्राइस के इंक्रीज होने से जो है फिर भी इनकी डिमांड जो है तभी इंक्रीज होगी, अदरवाइज जो है इनको कोई नहीं परचेज करेगा। तो किस में हो जाएगी भाई, ये डायमंड वाले में, किसमें, डायमंड में। और ये चीज़ें कब होती हैं भाई, जब लॉ ऑफ डिमांड वाला फॉलो नहीं किया जाता ना। ये अपवर्ड कब होता है, थोड़ा सा देख लो इसके बारे में, ये अपवर्ड कब होता है, जब लॉ ऑफ डिमांड फॉलो नहीं किया जाता।
यानी प्राइस के इंक्रीज होने से डिमांड डिक्रीज, ये वाला रूल जब फॉलो नहीं किया जाता तो अपवर्ड स्लोप होता है। और वो किस चीज़ में हो रहा है भाई, ब्रेड टी राइस वगैरह इनमें, वो किस में हो रहा है, डायमंड वाले में। एक्सेप्शन है ना ये लॉ ऑफ डिमांड की, तो डायमंड वाला आ जाएगा इसमें। फिर द लॉ ऑफ डिमांड डज नॉट अप्लाई टू, किस चीज़ में लॉ ऑफ डिमांड अप्लाई नहीं होता, किस चीज़ में नहीं होता भाई, नेसेसरीज एंड प्रेस्टाइज गुड्स में लॉ ऑफ डिमांड अप्लाई नहीं होता, क्योंकि गिफिन गुड्स में नहीं होता, नेसेसरीज में नहीं होता, और वैबलेंट गुड्स में नहीं होता। सो ये है, यानी मांग का नियम किस पे लागू नहीं होता भाई, आवश्यकता वस्तुएं में। प्राइस कितने भी इंक्रीज हो जाए, इनकी डिमांड इंक्रीज ही रहती है अगर इनको परचेज करना है तो। ये है भाई टेलीग्राम का लिंक। देखो आज हमने क्या कर लिया भाई डिमांड का। अब थोड़ा सिस्टमेटिक वे में चलेंगे क्योंकि सिलेबस कंप्लीट करना है और विद एमसीक्यू प्रैक्टिस होने लग रहे हैं। इससे ज़्यादा क्या होगा कि जो कंसेप्ट है आपके कंसेप्ट जो है वो डीप में हो रहे हैं। दूसरा प्लस एमसीक्यूज हो रहे हैं, प्लस जो चीज़ें अंडरलाइन होनी चाहिए इंपॉर्टेंट चीज़ वो मैं अंडरलाइन कर रही हूँ। वही डेली का अगर आप इतना भी करते चलोगे तो एक मंथ आप नोट करके चलो, आपका कितना कुछ कंप्लीट हो जाएगा, आपके ये सब्जेक्ट ही ख़त्म होने वाले हो जाएंगे, है ना। तो अभी तो रिजल्ट भी नहीं आया है, रिजल्ट आएगा कब, किसके फॉर्म निकलेंगे, मीन्स अभी तो टाइम है। सो तभी मैं क्या करवा रही हूँ, थोड़ा भाई डीप से ही करवा रही हूँ। ये नहीं है कि एक क्लास में पूरा डिमांड ख़त्म कर दिया, ना कोई एमसीक्यू प्रैक्टिस किया उसमें। अब मैं ऐसे भी करवा सकती थी, अब ये लॉ ऑफ डिमांड वाला है, अब फटाफट लॉ ऑफ डिमांड बताए कि इसमें और सारी चीज़ें कांस्टेंट रहती हैं और जो है सिर्फ प्राइस के चेंज होने से डिमांड जो है वो चेंज होती है, बस इतना बताया, थोड़े बहुत डाउनवर्ड के बता दिए और फिनिश, एक दो एक्सेप्शन बता दी, हुआ काम ख़त्म कि ये लॉ ऑफ डिमांड ख़त्म हो गया। और मतलब ऐसे नहीं करके चलना है भाई, हम कर रहे हैं क्योंकि इतनी ज़्यादा लंबी क्लास भी नहीं हो रही कि आप देख नहीं पा रहे कि 3-3 4-4 घंटे की जो है वो है। बहुत सारे तो इतनी बड़ी बड़ी क्लासेस भी छोटे छोटे टॉपिक पे करवाते हैं और उसमें टाइम भी वेस्ट होता है। बट हम क्या कर रहे हैं भाई, कम टाइम में क्या कर रहे हैं, कम टाइम में और मटेरियल जो है कितना ज़्यादा ले रहे हैं, कितना जो है इसमें क्वालिटी कैसी है, मीन्स एमसीक्यूज भी हैं, हर एक पॉइंट्स मैंने बुक्स में आप देखोगे ना आपको 3-4 ही पॉइंट मिलेंगे, बट मैंने इतने सारे एक्स्ट्रा पॉइंट ढूंढ ढूंढ के निकाल के वो सारा कुछ इसमें डाला है। अगर आप ऐसे करते चलोगे तो आपका कुछ भी नहीं रहने वाला है। सो बस फॉलो करते चलो, क्लास कंटिन्यू रखो, कुछ भी स्किप ना करो, आपका कुछ भी नहीं रहेगा। और भाई कमेंट करो, जिसको समझ आ रहा है, जिसका सब कुछ क्लियर हो रहा है वो कमेंट जरूर करो। क्लास देखने के बाद सभी के कमेंट नहीं आ रहे हैं, कुछ जो है उनके कमेंट आ रहे हैं और मेरे को उनके बारे में पता ही चल रहा है कि हाँ भाई वो डेली क्लास को फॉलो कर रहे हैं, मेरे को सभी का याद हो रहा है। और भाई जो कमेंट देख भी रहे क्लास वो कुछ कमेंट भी नहीं कर रहे, क्या पता वो क्या कंप्लीट कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, तो उनका कुछ भी नहीं मेरे को पता चल रहा। तो भाई कमेंट करो और लाइक करो और जितना ज़्यादा शेयर हो सके शेयर करो, क्योंकि आपके लिए इतनी ज़्यादा जो है वो एफर्ट्स लगाए जा रहे हैं, सब कुछ प्रिपेयर किया जा रहा है। तो भाई आपका एक चीज़ तो बनती है, आपको लाइक करना और शेयर करना, ये चीज़ तो बनती है, क्योंकि जितनी ज़्यादा स्ट्रेंथ होगी उतना ज़्यादा और हम फास्टली जो है फटाफट जो है सब कुछ डीप में कवर करते चलेंगे। ठीक है। सो अब जो है इकोनॉमिक्स की क्लास और रूरल मार्केटिंग की क्लास डेली होने वाली है। सिलेबस बहुत जल्दी फिनिश होगा, फिर प्रैक्टिस पे प्रैक्टिस, प्रैक्टिस पे प्रैक्टिस, रिवीजन यही चलेगी। और देख लो जो सिलेबस है वो बिल्कुल डीप में कंप्लीट होने जा रहा है। लास्ट टाइम पे एग्जाम टाइम पे आपको ऐसा नहीं लगेगा कि मैंने ये चीज़ नहीं पढ़ रखी, मैंने ये चीज़ नहीं पढ़ रखी, अब उसकी वो देख रहे हो, कहीं कहीं भाग रहे हो, ऐसा आपको कुछ करना ही नहीं पड़ेगा। ठीक है। सो आप लास्ट में जो जो सब्जेक्ट अब तो ये स्टार्ट कर रखे हैं, जैसे जैसे ये फिनिश होंगे या हम साइड बाय साइड आपको जिस भी सब्जेक्ट की नीड है मैं वो भी आपको करवाऊंगी। आप बहुत सारे बोल रहे कि डिज़ास्टर मैनेजमेंट, हाँ मैं वो करवा सकती हूँ, वो भी करवा दूंगी, कंप्यूटर वाला वो भी मैं करवा दूंगी। पर आपको उसके लिए भी सपोर्ट करना पड़ेगा, है ना। आपको क्या करना पड़ेगा भाई, सपोर्ट करना पड़ेगा, शेयर करो जितना ज़्यादा हो सके, तभी तो मैं सारी चीज़ें आपके लिए प्रोवाइड करूँगी। मेरे को भी लगेगा कि हाँ भाई सब मेरे को इतना सपोर्ट कर रहे हैं, मैं इनके लिए और ज़्यादा करूँ और सब कुछ करूँ। तो भाई जितना ज़्यादा हो सके शेयर करो और सपोर्ट करो। ठीक है। और जिसने टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है वो टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करो। आपका डिमांड जो है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड रहता है, बहुत जल्द कल वाली क्लास में इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हो जाएगा, फिर थ्योरी ऑफ डिमांड में चलेंगे।
ठीक है। तो भाई जिसने टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया वो टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करो, क्योंकि ऐसे ही आपको हर एक जो है क्लास का जो लिंक है वो आपको यहीं पे मिलेगा, पीडीएफ जो है वो आपको यहीं पे मिलेंगे। सो जल्दी जो है वो जाके कोई भी नया जो जुड़ रहा है वो ज्वाइन करो जाके, आपको पीडीएफ वगैरह विद एनोटेशंस वगैरह इसी में मिलेंगे। कल मैंने जो है कंप्लीट पीडीएफ डाल दिया था क्लास का, इकोनॉमिक्स का तो मैंने परसों ही डाल दिया था, और इस वाली क्लास का जो है आज ही डल जाएगा, टेंशन लेने वाली बात नहीं है। तो आपको क्या करना है, प्लस क्लास को कंटिन्यू रखना है, शेयर करना है, लाइक करना है, और कमेंट कमेंट करना ना भूलें, क्योंकि आपके कमेंट से ही जो है मेरे को सपोर्ट मिलता है, और लाइक से सपोर्ट मिलता है कि आप मेरे को कितना ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हो, मैं उतनी ज़्यादा और जो है आपके लिए मेहनत करूँगी। ठीक है। तो भाई ये क्लास यहीं पे होती है ख़त्म। डेली जो है कल आपका, कल कोशिश करेंगे ये वाला आपका ख़त्म ही हो जाएगा। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बचता है, उसमें भी जो है मैं एमसीक्यूज़ वगैरह भी लेके आऊँगी, न्यूमेरिकल है थोड़ा सा उसमें, वो लेके आऊँगी।